सेफ्टी के साथ, पूरे एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ इस क्लासेस को अटेंड कीजिए। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो हमारे बीच सर भी आ चुके हैं, लेकिन सर के पास जाने से पहले मैं एक ऐसे पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूं, इतना बड़ा पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है दोस्त। इसलिए आप दिल थामे रहिए और मैं निमंत्रण दूंगा और इनवाइट करूंगा और बड़े प्यार से विनम्रता के साथ मैं अभिषेक सर का स्वागत करना चाहूंगा कि वो आए और सर का इंट्रोडक्शन करें और सर के बारे में बताएं, ताकि हम सब भाई, हम सब दोस्त मिलकर सर का एक्सपीरियंस के, उनके नॉलेज का, उनके तजुर्बा का, उनका जो 31 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रहा उसका फायदा उठा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है पीएलएल के इस एक्सपर्ट क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ओवर टू यू अभिषेक सर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। धन्यवाद, धन्यवाद अमन भाई। आपकी एनर्जी, आपका ऊर्जा लेवल तो मैं कभी मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने आप से बड़ा बता के आपने मुझे काफी छोटा कर दिया और ये सौभाग्य दिया कि मैं श्री अशोक जी को, अशोक सर को अपने सारे दोस्तों के साथ के सामने उनका परिचय करा सकूं या उनका इंट्रोडक्शन करा सकूं। मैं देख पा रहा हूं हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मैं फिर भी आप सारे सारे दोस्तों को, पार्टिसिपेंट को, जो इतने सुबह सुबह, कुछ लोग तो 10:45 का टाइम था लेकिन 10 बजे से जूम पे वेटिंग रूम में थे, उन सबको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मेरी ओर से सम्मानीय नमस्कार आप सबको। अगर आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूं और आप लोग एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे फिर मैं अशोक जी को आपके सामने उनका परिचय दे सकूं। चैट बॉक्स पे आपसे जुड़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं समझ सकूं या जान सकूं कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है और अशोक जी की भी आवाज़ आप सब तक पहुंचे। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप है, अगर चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग उत्तर दे सकें। जी, बहुतों का जवाब आया, बहुतों का अभी आना बाकी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ अगर इतने लोगों के पास का जवाब आ रहा है तो मेरी आवाज़ फिर सब तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम समय ना लेके मैं श्री अशोक जी को का परिचय देता हूँ। जैसे अमन जी ने कहा, 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 20 साल का नहीं, अशोक जी पिछले 3 दशक, 3 डिकेड, जो कि काफ़ी काफ़ी लंबा समय होता है दोस्त, से इस उद्योग, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कि उनके बारे में कुछ और बात करूं, मैं उनके परिचय का प्रेजेंटेशन है हमारे पास जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कृपया मुझे 1 मिनट का समय दें। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर, दिख रही है। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। प्रज्वल, गो लाइव। जी, जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे श्री अशोक जी की फोटो आप सब लोग देख पा रहे हैं। ये आज हमारे स्पेशल क्लास का एक्सपर्ट टॉक का, जो कि अप्रैल के द्वारा एक साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, आप सबको आपके क्लासेस के अलावा एक नए विषय के साथ जोड़ने के लिए, उस पर एक नया ज्ञान देने के लिए। तो उसके हमारे आज मुख्य विशेषज्ञ हैं श्री अशोक जी, वो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं। जैसा कि मैं बता रहा था दोस्त, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 3 दशक, हम में से बहुत सारे साथी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी उम्र इतनी नहीं होगी जितना अनुभव अशोक जी का है। मैं, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूँ, बहुत सारे साथी मुझे देखे होंगे क्लास में, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि इतने अनुभवशील अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है तो इस अवसर का, इस मंच का भरपूर उपयोग कीजिए और उनके अभिनव अनुभव से जो कुछ आप ग्रहण कर सकते हैं, जो कुछ आप सीख सकते हैं, जरूर सीखें। 31 साल काफी काफी बड़ा समय होता है एक्सपीरियंस का, एक आदमी के व्यक्तित्व को निखारने का। और अशोक जी उसी उसी आंख से निकल के आज हमारे सामने एक जिस स्थान पे पहुंचे हैं, उसका अनुभव, उस स्पिरिचुअलिटी का अनुभव हमसे आज इस मंच से साझा करेंगे। अशोक जी का, जैसे मैंने कह रहा हूँ आपको बार बार, बहुत ही ज्यादा
अनुभव है इस इंडस्ट्री का, 31 साल कम नहीं होते। और इन दौरान चूंकि वो सेल्फ मेड हैं, तो उन्होंने एक लीडर, एक नेता, एक सकुशल लीडर की जो खूबियां होती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने खुद से डेवलप की हैं। उन्होंने इस दुनिया को काफी करीब से देखा है, और इस वजह से उन्होंने काफी सारी चीजें खुद से डेवलप की अपने अंदर, जिसका जिसका भरपूर लाभ हमें आज के इस सेशन से मिलेगा। जो आदमी 30 साल तक इस उद्योग से जुड़ा हुआ है, विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से कैसे किसी चीज को प्लान किया जाता है, कैसे किसी चीज को जन्म दिया जाता है, कैसे किसी सोच को निखारा जाता है और उस सोच से एक सफल चीजों का निर्माण किया जाता है, अशोक जी ने इन 3 दशक के अनुभव से बखूबी सीखा है और उसका लाभ प्राप्त किया है उस सीख से। आगे बढ़ते हुए दोस्त, जैसा कि अमन जी बता रहे थे और जैसा कि मैं आपसे कई बार शेयर कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, अशोक जी फिलहाल खुद की अपनी एक कंपनी, जो उनका खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो संस्थापक हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री के साथ वो काफी जुड़ चुके, क्रिएटिव रचनात्मक इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ चुके हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि क्रिएटिव इंडस्ट्री और रचनात्मक इंडस्ट्री में जुड़ना आसान काम नहीं होता है। इसमें आपको कई तरीके से आपको अपना इनोवेशन साबित करना होता है, आपको अपना सोच को निखारना पड़ता है, आपको काफी मुश्किलों के सामने से जाना पड़ता है, तब जाके आपकी वो जो सोच होती है, जिसकी वैधता का जांच होता है, उसके बाद आप इस इंडस्ट्री में एक मुकाम पे पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे, अशोक जी प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बोलते हैं, उनमें उनका काफी योगदान रहा है। और रचनात्मक क्षेत्र में उन्होंने काफी काफी ज्यादा काम किया है, प्रिंट से रिलेटेड, नए इनोवेशन से रिलेटेड। आगे के स्लाइड में आपसे बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने, आप जैसे, मेरे ख्याल से आज के सेशन में अमन भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 480 470 बच्चे जरूर जुड़े होंगे, दोस्त हमारे साथ जुड़े होंगे आज के इस मंच पे। आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे युवाओं के साथ अशोक जी ने उनका मार्गदर्शन किया, जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अशोक जी एज अ सीनियर कंसल्टेंट सिर्फ एक रचनात्मक इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, जिसे हम आईटी बोलते हैं इंडिया में, जो कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है पूरे विश्व में, उनका आईटी क्षेत्र। अशोक जी एक काफी बड़े और काफी रिनाउंड आईटी कंपनी के साथ एज अ कंसल्टेंट वहां पे जुड़े हुए हैं। वहां पे ऑनलाइन मेंटरिंग करते हैं। ऑन मेंटरिंग मतलब काफी सारे बच्चे जो, जिनको दिशा खोजने में दिक्कतें आती हैं, जिनको एक मार्ग पकड़ने में दिक्कत आती है, उनका वो मार्गदर्शन करते हैं। कई सारे कोर्सेस में डेवलप करने में उनका काफी योगदान रहा है। जैसे कि मैं आपके बताऊं, अगर आप सबने सुना है, आजकल एक नई चीज का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन का, राइट, जिसके माध्यम से आज विश्व में काफी सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। काफी सारे जहाँ पे दंगे प्रभावित क्षेत्र, उनको कंट्रोल किया जाता है। नदी नाले पहाड़ की ऊंचाइयां, उनकी गहराइयां नापी जाती हैं। एग्रीकल्चर में ड्रोन का काफी इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी के मामले में। उससे संबंधित कोर्सेज, कार्यक्रम अशोक जी ने अपनी टीम के साथ मिलके उस कोर्सेज को बनाया है। वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं आप जैसे युवाओं के लिए, आप जैसे छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, राइट। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इनोवेटिव क्रिएटिव इंडस्ट्री नहीं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी उनका काफी काफी योगदान रहा है। अपने अनुभव को वो आप जैसे युवाओं के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, जिससे कल हमारा भारत देश और ज्यादा सशक्त होकर उभरे। दोस्त आगे बढ़ते हुए, वो आसाम स्थित एक कंपनी के, जो कि रूरल एजुकेशन, जो कि गांव देहात में एजुकेशन का काम करती है, स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, उनको वो अपने अनुभव से उनका रास्ता दिखलाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। काफी छोटे छोटे मैक्रो, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म, बहुत ही लघु उद्योगों में सॉइलेंट के माध्यम से वो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे काफी सारे साथी हैं, रूरल लोग में आजकल हम सब सुन रहे हैं आसाम की क्या स्थिति है। तो रूरल एरिया में एजुकेशन, रोजगार, उद्योग,
में इस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं और यहाँ पे वो अपना बहुमूल्य अनुभव साझा करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में कैसे डिजिटल एजुकेशन को, कैसे एक रोजगार को, कैसे जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल, जो कि कायम रह सके लंबे समय तक, उस रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। वहाँ का जो देसी उद्योग है, जैसे बैम्बू सेक्टर है नॉर्थ ईस्ट में, बैम्बू का इस्तेमाल करते हुए कैसे वहाँ स्वरोजगार, जिससे आजकल की डेट में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, आप लोग ने ये शब्द का नाम सुना होगा, जिसे स्वरोजगार बोला जाता है हिंदी में, जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना। कैसे वहाँ के लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम आत्मनिर्भर बने, जिससे हमें किसी के आगे नौकरी मांगने की जरूरत ना पड़े, अपितु हम इस लायक बन सके कि हम आगे को लोगों को नौकरी दे सके। अशोक जी उन सब क्षेत्रों में सोलिन जैसे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप दूसरा वाला पॉइंट देखें, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मैं एक दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेना चाहूँगा, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ वो काफ़ी नज़दीक रूप से, काफ़ी करीबी रूप से उस यूनिवर्सिटीज़, उस विश्वविद्यालय के साथ वो काम करते हैं। और जहाँ पे नई नई चीज़ों का, नए नए कोर्सेज का, जैसे ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाए कृषि क्षेत्र में, IoT जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कृषि क्षेत्र में। ठीक है, गंगा का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उस प्रोजेक्ट में ड्रोन के माध्यम से अशोक जी जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है काफ़ी डाइवर्सिफाइड, काफ़ी विविध अनुभवों के स्वामी हैं श्री अशोक सिंह जी, और हम सबको बहुत गर्व है कि हम आज उनको सुनेंगे। अशोक जी सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, पुरातन भारतीय बौद्धिकता जिसे हम कहते हैं, इंडियन विजडम, जो कि पूरे विश्व में सराही जाती है, जिसमें पूरे विश्व में भारतीय सोच प्रणाली के लिए बहुत सारे अनुयायी हैं। हम सभी को मालूम है, बौद्धिक रूप से भारत, हमारा देश, पूरे विश्व का नेता है, लीडर है। अशोक जी सिर्फ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात नहीं करते, बल्कि उस बौद्धिक भारत की भी बात करते हैं, उस प्राचीन भारत की भी बात करते हैं, जहाँ से काफ़ी सारे विज्ञान, औषधि का इजाद हुआ, जहाँ से विज्ञान औषधि का जन्म हुआ। हम दोस्तों आज काफ़ी भाग्यशाली हैं, जैसे इस शख्सियत, इस व्यक्तित्व के स्वामी के बारे में हमें सुनने को मिलेगा। मेरा परिचय अशोक जी के लिए यहीं समाप्त होता है। काफ़ी छोटे स्लाइड्स थे जो कि अशोक जी के अनुभव को मैच नहीं करता, लेकिन ये मेरा प्रयास था उनको आपके सामने रखने का। जो चीज़ मैं यहाँ पे बता नहीं पाया हूँ और लिख नहीं सका हूँ, अशोक जी खेल दुनिया से भी बहुत ही करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट की दुनिया में वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जुड़े हुए हैं, और DDCA में, जो कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, काफ़ी एक्टिव रूप से उनके साथ भी वो जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ रचनात्मक इंडस्ट्री नहीं दोस्त, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, पुरातन विज्ञान के बारे में बात करते हैं, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, आध्यात्म बोलते हैं, उसके बारे में अशोक जी, क्योंकि उसका वो खुद फॉलो करते हैं, और खेल के मार्ग से, जिसे हम 360 डिग्री बोलते हैं, या जिसे कहते हैं चारों दिशाओं को वो कवर करते हुए अपने अनुभव को आप सबके सामने रखेंगे। अशोक जी, मैं अपने ओर से और अपने सारे APL परिवार और हमारे सारे युवा दोस्तों की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और आपको नम्रता से नमस्कार करता हूँ। आप मंच अब आपके हाथ में है सर। थैंक यू अभिषेक जी सर। मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज इस देश की तरुणाई और जो इस देश के आने वाला भविष्य है उनसे मैं कुछ बात कर पाऊं। मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जब हम भारतीय अध्यात्म की बात करते हैं तो हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। आप लोग यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो लोग सब लोग ये जान लें कि भारतीय अध्यात्म जो है वो इनर इंजीनियरिंग को बताता है, वो कहीं भी किसी धर्म को एड्रेस नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं
वो अपनी आस्थाओं और अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और आज का उद्बोधन या आज की जो भी जानकारी उनको मिलेगी उसका धर्म विशेष से कुछ भी लेना नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की मैं अपनी बात को आरंभ करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर जितने मुझे लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं वो सभी यहाँ होंगे, क्योंकि मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से अपना अनुमोदन दीजिए कि आप लोग हैं यहाँ पर। सभी लोग मुझे लग रहा है कि कह रहे हैं कि आप लोग हैं सब यहाँ पर। यस सर। लेकिन अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? ये बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि जब आप यहाँ पर हैं और उपस्थित हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। होना बहुत आसान काम है, लेकिन उपस्थित होना बहुत कठिन होता है। हम लोग इतने अपने जीवन में उलझे होते हैं और जो हमारा मन होता है वो हमको इतनी जगह ले जाके भागता है कि वहां पर हमारे को ये इस बात समझ में नहीं आती कि हम लोग उपस्थित हैं या हम हैं। होते हम लोग सब दूर हैं लेकिन उपस्थित नहीं होते। तो सबसे पहले टेक्निक हमें ये सीखनी है कि जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, या किसी क्लास में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में हैं, व्यक्तिगत व्यवहार में हैं, तो हमें ये जानना है कि हम प्रेजेंट कैसे रहें। तो प्रेजेंट रहने का सबसे पहला तरीका, जब भी आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं या कहीं पे भी कोई बात को ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो जितने भी लोग जहां पर जिस भी अवस्था में बैठे हैं सब लोग सीधे हो जाएं, एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। और सीधा करने के बाद में बिल्कुल आप लगा लीजिए कि जो बॉटम एरिया है, बॉटम से लेके और आपका सिर बिल्कुल सेंटर, सिर का जो आपका मध्य भाग है वहां तक बिल्कुल सीधे होना है। ये इसलिए होता है कि भारतीय अध्यात्म के हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी शोध किया है और उन्होंने जो हमें बताया है, उसके आधार पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे शरीर में प्राण 5 प्रकार के होते हैं। बहुत ज्यादा उनकी डिटेलिंग नहीं मैं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ ये बात जान लीजिए कि हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, जिसमें आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जिसमें अग्नि है, जिसमें वायु है, जिसमें जल तत्व है। ये सारे तत्व हमारी इस रीढ़ की हड्डी में विद्यमान है। तो आप जैसे ही इसको सीधा करते हैं तो आपके प्राण जो है, 5 प्राण, ये अलग अलग प्राण हैं जो इनको पोषित करते हैं। जैसे ही आप सीधे बैठेंगे, आपका प्राण नीचे से ऊपर की ओर पूरा जाएगा और इन सारे तत्वों को आप पूरी तरह से सक्रिय कर पाएंगे। और जब सक्रिय कर पाएंगे तो आपकी क्षमता पूरी तरह से बनेगी और आपका ध्यान जाएगा जो बात आप सुन रहे हैं उसमें। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही पोजीशन में बैठ चुके हैं। अब अगला काम हम जो करने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हम सांसों को नियंत्रित करेंगे। अब लोग कहेंगे कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, हम तो यहाँ कुछ सुनने के लिए आए हैं, सांस का क्या महत्व है? देखिए, इस टाइम में हमें अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है, और ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन उसको बहुत ज्यादा पहुंचाना होगा। और ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्राण को आप जितना अपने भीतर ग्रहण करेंगे, आपकी ऑक्सीजन लेवल पूरा शरीर में बढ़ेगा और आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल एक दिशा में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सब लोग सीधे बैठे हुए हैं। अब हमें कुल 3 बार श्वास लेनी है, लेकिन श्वास लेने में हमें ध्यान रखना है कि इसको बहुत लंबा करना है। लंबा करने का मतलब यह है कि ड्यूरेशन, इनहेल की ड्यूरेशन बढ़ानी है और एक्सहेल की ड्यूरेशन उससे 1.5 गुना हमने और बढ़ानी है। तो सिर्फ 3 बार करेंगे। वैसे तो हमें 5 बार करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इतना समय हम नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग सबसे पहले सीधे बैठते हैं और अब श्वास, लेकिन श्वास को बहुत स्लो करना है, बहुत स्लो, ड्यूरेशन बढ़ाना है, ड्यूरेशन बढ़ाना है आपको। और आप उसके बाद 3 श्वास के बाद ही आप देखेंगे कि आपके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिली और आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट है आज से, अभी से 5 मिनट पहले के मुकाबले में। तो सबसे पहले सब लोग सीधे बैठे हैं। अब श्वास को लेना शुरू करिए। इनहेल बहुत स्लो श्वास, जितने स्लो ले सकते हैं आप लीजिए। इनहेल, श्वास लीजिए भीतर, बहुत स्लो, बिल्कुल धीमे, धीमी श्वास। और अब धीरे धीरे इसको छोड़ना शुरू करिए। ध्यान रखिए, जितना आपने लेने में समय किया था उससे 1.5 गुना समय आपको छोड़ने में करना है। छोड़िए श्वास को।
अब फिर से लीजिए श्वास, छोड़िए बिल्कुल धीरे, धीमी श्वास। फिर एक बार श्वास लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। आप लोग ये जान लें कि आप जब भी नॉर्मल पोजीशन में हो तो 5 से 7 बार आप लोग कर सकते हैं इसको। अब इस श्वास को लेने के बाद में आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके शरीर में एक एनर्जी आई है और वो एनर्जी आपके ब्रेन को भी कंट्रोल कर रही है। अब यहाँ पर हम एक काम और करने जा रहे हैं जो अभी तक मुझे लगता नहीं है किसी ने किया होगा। हम जब किसी क्लास में बैठे, किसी भी हम एक विशेष प्रयोजन के लिए जब हम उपस्थित हों तो हमारे विचार हमें बहुत तंग करते हैं। विचारों का भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से इनका सारा खेल होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक काम कर लें कि हम लोग किसी भी संस्था में जाते हैं या किसी भी हम सोसाइटी में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो बाहर एक गार्ड होता है और वो गार्ड होता है, वो गार्ड का काम सिर्फ एक होता है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे, आसानी से अंदर ना आने दे। उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया में वो पहले आपसे पूछता है आप कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, क्या नाम है, रजिस्टर में नोट करता है, आपके साइन कराता है, फोन नंबर लेता है, आजकल ईमेल आईडी भी देखता है, आपका आईडी भी चेक करता है, मतलब आपके आगमन को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि अब एक कल्पना से अपने भीतर एक गार्ड को बिठा दें, अभी के अभी बिठाएं आप, उस गार्ड को बिठा दें और उस गार्ड को आप ऑर्डर दें, बिल्कुल ऑर्डर दें, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये कोई काल्पनिक बात हो रही है, ये बिल्कुल एक आपके भीतर एक प्रक्रिया की जा रही है। उस गार्ड को आप बोलें कि अब अगले 1 घंटे में किसी को भी नहीं आने देना है। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरा विचार आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक कल्पना में एक गार्ड को बिठा दिया है और वो गार्ड उनको रोक रहा है। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि हमें जब कोई काम करते हैं तो हमें दूसरा विचार बहुत तंग करता है और उस विचार को हमें रोकना है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कोशिश करूँ कि अभी आपको 5 मिनट में या 1 घंटे में ये चीज़ सिखा दूँ, तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये एक लंबे अभ्यास का काम है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे विचारों को रोकना है। अब रोकने में तो हम तो उस काम में लगे हुए हैं, तो रोकने के लिए हमने एक गार्ड बिठा दिया। तो अब आपने अपने भीतर प्राण को जागृत कर लिया है, आपने अपने भीतर ऑक्सीजन को पूरा ले लिया है और आपने एक गार्ड साहब भी बिठा दिए हैं, जो गार्ड साहब अब बैठे हैं रजिस्टर लेके, जो कोई और भी बात आएगी तो उसको वो वहां पर नोट करके और रोकने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए करूंगा कि आप लोग अभी इस फोर्स को रोक नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। तो अब हम यहाँ पर, मैं अभिषेक जी से बोलूंगा कि पहली स्लाइड चलाएं। जी सर, मैं बस शेयर कर रहा हूँ जी। हम आज बात कर रहे हैं कंफ्यूज्ड माइंड की। कंफ्यूज्ड माइंड ये एक ऐसी बीमारी है, ये दिख रहा है सर? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, थैंक यू। ये एक ऐसी बीमारी है जो हम ये भी नहीं कह सकते कि 99% लोगों को होती है, ये पूरी 100% लोगों को होती है, ये पूरी की पूरी 100% लोगों को होती है। और ये जब हम पैदा होते हैं उसमें जैसे ही हमें थोड़ा सा बोध आता है, मतलब समझ लीजिए कि आप लगभग 2 वर्ष की हम अवस्था में आ जाते हैं, तो 2 वर्ष की अवस्था से लेकर हमारे जीवन पर्यंत ये प्रॉब्लम, ये बीमारी हमारे को रहती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। छोटा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता टॉफी खाऊं कि मैं आइसक्रीम खाऊं, कि मैं दूध पीऊं, कि मैं खाना खाऊं, कि मैं नीचे खेलने जाऊं, मैं क्या करूं, कंफ्यूजन रहता है उसको। जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो कंफ्यूजन बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और बढ़ने में बहुत सारे आसपास के लोग भी शामिल हो जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। और आपको, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो हम लोग अपने आप भी क्रिएट करते हैं। और धीरे 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 जैसे हमारा बोध बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग इस समय कंफ्यूजन की तरफ ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि भारतीय अध्यात्म कंफ्यूजन के लिए क्या सॉल्यूशन देता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कंफ्यूजन आता क्यों है। कंफ्यूजन अगर हम लोग देखें,
ध्यान से अगर कंफ्यूजन को पूरा स्टडी करें तो हमें ये पता लगता है कि जब हमारे सामने ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस जो आ रहे हैं हमारे सामने, उन ऑप्शंस को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारा कोई निर्णय बन पाए। तो कंफ्यूजन को अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारा कंफ्यूजन सुबह उठने से ही शुरू हो जाता है और डेली बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे को रहता है। अब कंफ्यूजन को हम समझने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हालांकि जब इन लाइफ में की बात करते हैं तो वो उदाहरण बहुत बड़े बड़े वहां होते हैं, लेकिन हमें अभी एक छोटे से उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उदाहरण से पहले हम जान लें कि हम किस तरह के कंफ्यूजन में रोज सुबह पड़ जाते हैं। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 18-20 साल से लेकर और एक नॉर्मल एज के लोग यहाँ पर हैं और सभी को कंफ्यूजन होता है। मॉर्निंग में अगर बच्चे हैं तो कंफ्यूजन होता है, आज कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, नहीं जाएं, आज छुट्टी मारें, आज पिक्चर देखने जाएं कि नहीं जाएं, आज क्या करें क्या नहीं करें, घर वाले कुछ कह रहे हैं, बाहर वाले कुछ कह रहे हैं, फ्रेंड्स का फोन आ रहा है। कंफ्यूजन सारी जगह कंफ्यूजन, इतना परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होने का सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास में ऑप्शंस ज्यादा हैं। अब जब ऑप्शंस ज्यादा हैं तो हम कैसे काम करें, ऑप्शंस के लिए क्या करें क्या नहीं करें। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम टी शर्ट लेने के लिए हम एक मॉल में एक अच्छे स्टोर में गए हुए हैं। अब स्टोर में गए हुए हैं, उसने 50-25 ब्रांड हमारे सामने खोल दिए, हमारे सामने ढेरों ऑप्शन कर दिए। अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम एक टी शर्ट कैसे लें। बिल्कुल मान के चलिए कि एक ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं ये हमारी लाइफ में भी आगे जाके इसके संदर्भ बदल जाएंगे, लेकिन काम इसी तरह से करेगा वो। अब हमारे चक्कर पड़ जाता है कि हम क्या करें। आजकल एक और बीमारी है कि व्हाट्सएप पे आप फटाफट फोटो भेजते हो कि जी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये टी शर्ट अच्छी लग रही है। अब सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होता है तो आपको सोल्यूशन देने की बजाय वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। तो अब आपको सामने आ गए, अब आपको एक टी शर्ट सेलेक्ट करनी है। इस टी शर्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपके सामने, अब मैं मान के चलता हूं कि 50 ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। अब उन 50 ऑप्शन को आप किस तरह से उसमें से एक टी शर्ट निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं डार्क शेड लेता हूं या लाइट। तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैं लाइट शेड लूंगा। तो जैसे ही आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैं एक लाइट शेड लूंगा तो आपके सामने से 25 ऑप्शन गायब हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी डार्क शेड में जितनी भी टी शर्ट्स रखी गई हैं वो सब गायब हो रही हैं। अब वो सारी गायब हो गई। अब आपके सामने एक ऑप्शन आ गया कि भाई मुझे लाइट कलर लेना है। अब लाइट कलर में भी फिर आप दूसरा स्टेप लेते हो कि मुझे इसमें ग्रीन और रेड कलर तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि ग्रीन और रेड कलर आपने वहां से हटाया तो आप यहाँ पर एक 15 टी शर्ट के करीब ही आपके सामने बचती हैं। फिर आपके पास जहां 50 टी शर्ट थी वहां अब आपको 15 में सेलेक्ट करना है। अब 15 में आप धीरे धीरे ये सोचते हैं कि मुझे बहुत लाइट कलर लेना है और लाइट कलर में मुझे बाहर सामने की तरफ कोई डिजाइन नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप ये बोलते हैं कि आपको डिजाइन नहीं चाहिए तो वहां पे टी शर्ट रह जाती हैं 5। अब उन 5 टी शर्ट में फिर आप एक और ऑप्शन कुछ लगाते हैं कारण, और उस कारण के बाद में 2 टी शर्ट रह जाती हैं। उस 2 में से आप आंख बंद करके एक टी शर्ट उठाते हैं और आपका कंफ्यूजन माइंड का वहां पर जाकर खत्म हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक बड़ी छोटी सी प्रक्रिया की, लेकिन उस प्रक्रिया से आपने एक टी शर्ट को खरीद लिया। अब इस टी शर्ट को खरीदने का उदाहरण बहुत छोटा है, लेकिन हमारे सामने लाइफ में चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो अब मैं अभिषेक जी से बोलूंगा कि अभिषेक जी जरा दूसरी स्लाइड दें। अब आपके सामने जो स्लाइड नजर आ रही है वो है हमारी इच्छाएं, डिजायर। अब डिजायर की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अभी इस टाइम में 11:15 बज रहे होंगे तो मेरे हिसाब से शाम के 5 बज जाएंगे, लेकिन हम डिजायर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी डिजायर होती हैं। डिजायर हमारे लाइफ की हर एक एंगल में है। अगर आप पर्सनल बात करें तो ढेरों डिजायर हैं, अगर आप फैमिली की बात करें ढेरों डिजायर हैं, अगर आप अपने कुटुंब की बात करें तो ढेरों डिजायर हैं, आप अपने मोहल्ले की बात करें ढेरों डिजायर हैं, फ्रेंड सर्कल की बात करें ढेरों डिजायर हैं, आप अपने बिजनेस की बात करें ढेरों डिजायर हैं, आप अपनी सर्विस की बात करें ढेरों डिजायर है। इतनी सारी इच्छाएं हैं। किसी को फॉरेन जाना है, किसी को यहाँ पे रहना है, किसी को बॉम्बे नौकरी करनी है,
किसी को दिल्ली में व्यवसाय करना है, किसी को चेन्नई में जाके घूमना है, किसी को गोवा जाना है, किसी को, मतलब आप देख के परेशान हो जाएंगे कि आपकी इतनी सारी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को लेकर आपके पीछे एक प्रबल शक्ति भी काम करती है। आपका मन भी करता है कि भाई मैं इस सारी इच्छाएं मेरी पूरी होनी चाहिए, और उसी इच्छाओं को जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में सोचते रहते हैं, वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जिस प्रकार से हमने टी शर्ट को किया था, उसी प्रकार से हम इच्छाओं को भी देखेंगे। लेकिन इतनी इच्छाएं हमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती हैं, तो ये हमें बहुत समझना होगा। और इसको समझने के लिए अभिषेक जी नेक्स्ट स्लाइड दें मुझे प्लीज। मस्तिष्क की क्षमता सीमित होती है। अब मैं यहाँ पर जो ये मैंने स्टेटमेंट दिया है, वस्तुस्थिति इससे बहुत अलग है, बिल्कुल उलट है इससे। हमारी माइंड की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। लेकिन साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है और हम लोग सब जानते हैं कि हम इस मस्तिष्क की क्षमता का बहुत ही छोटा सा हिस्सा यूज कर पाते हैं। अगर मैं बात कहूं तो वो सिंगल डिजिट में, परसेंटेज में अगर बात कहूं तो वो सिंगल डिजिट में होता है, और सिंगल डिजिट में भी बहुत लोअर नंबर होते हैं इसके। और इन लोअर नंबर से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत आश्चर्य करेंगे कि इस पर जब शोध हुए तो जो माना गया कि जैसे आइंस्टाइन थे, तो उनकी जब माइंड को नापा गया तो वो अपनी जो उनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी उसका वो 10 या 11% ही यूज कर पाते थे, जो कि बहुत, अगर किसी तरह से बात करें तो बहुत कम लगता है। लेकिन हमारे पास में जो अभी तक जो भी प्रमाण है वो मैक्सिमम 10, 11% तक, 12% तक गए हैं। और हम लोग जो सामान्य स्थिति में रहते हैं अपने ब्रेन का 2 या 3% या 4% ही यूज कर पाते हैं। तो जो अप्लाइड माइंड है हमारा, उसकी क्षमता को देखते हुए जो हमारी इच्छाओं का ढेर हमने लगा रखा है, ये इच्छाएं उस ब्रेन को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं और इस ब्रेन को अपनी पूरी जो उसके क्षमता के हिसाब से काम नहीं करने देती हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा जगह दें, ज्यादा से ज्यादा उसको स्पेस दें, ताकि वो हमारे लिए पूरी तरह से काम कर पाए। अब हमारा यहाँ पे एक प्रश्न और आता है मस्तिष्क की क्षमताओं में, जिसको कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बचपन से सुनते आ रहे हैं वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि, हमको बचपन से ये बताया जाता है कि बुद्धि हमारी जो है वो बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। हमें ये भी कहा जाता है अगर हम बुद्धि का कम इस्तेमाल करते हैं तो हम गधे हैं, और अगर हम बुद्धि हैं तो हम बुद्धिमान हैं। और हमेशा हमारे को बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है कि हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बनना है। लेकिन आप लोग आज ये जान लें कि जो हमारी बुद्धि है, विजडम है, इसकी बहुत 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 ज्यादा क्षमता थोड़ी होती है। अब लोग कहेंगे कि इसकी क्षमता थोड़ी कैसे होती है, सीमित कैसे होती है। तो आप लोग इस बात को समझें कि बुद्धि जो है ये केवल 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 इंफॉर्मेशन पे काम करती है। इसको जो चीज की सूचना प्राप्त होगी उस सूचना पे ही काम करेगी, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। तो इसलिए ये हमें बहुत सीमित कर देती है। जब कभी अगला किसी में उसमें आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से इंफॉर्मेशन पे काम करती है। तो इंफॉर्मेशन पे काम करने के अलावा इसको जितना पता है बस ये उतना ही काम करती है, इससे 1 इंच भी आगे नहीं जाती है। तो जब ये इस तरह से एक लिमिटेड हमारे पास में कैपेसिटी, एक क्षमता है, तो उस क्षमता में हम कैसे इतने सारी इच्छाओं को लेकर हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है, बुद्धि बहुत सीमित क्षेत्र में काम करती है। अब आप लोग सब आश्चर्य कर रहे होंगे कि जब बुद्धि को आपने छोटा कर दिया तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बुद्धि को छोटा करने के बाद के लिए ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत कोई निराशा वाली इसमें बात होनी है। बुद्धि के साथ में जब आप इंट्यूशन को, जब किसी ऊपरी आप उसको आप जब इसमें एंटर करेंगे, जब इसको मिलाएंगे, तब आपका विवेक जागृत होगा। विवेक को अगर हम चाहें तो फार साइटेड विजडम कहलाता है, प्रज्ञा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इसकी जब हम अवतरण कर लेते हैं तो जब विवेक आता है, तो विवेक के लिए हमें इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। और इस बात को हम किसी और उसमें समझेंगे, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि बुद्धि से जब हम कोई सी इंट्यूशन को लेकर आगे बढ़ते हैं
तो अब हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक बुद्धि से कहीं 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 बहुत आगे की चीज है। और इसीलिए आप लोगों ने एक फिल्म भी देखी थी जहां पे बात की गई थी कि शिक्षा और विद्या, शिक्षा जो है वो हमारे को इंफॉर्मेशन से आती है। शिक्षा, हम जितने भी पढ़ाई करते हैं, एमए, बीएड, डॉक्टरी, पीएचडी, कुछ भी कर लें, वो सब हमारा एक इंफॉर्मेशन का बंडल होता है। लेकिन जब हम विद्या सीखते हैं तो विद्या के लिए हमें इंट्यूशन का होना जरूरी होता है। और वही पिक्चर अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपने आमिर खान की जो फिल्म देखी थी वो उसी तरह से काम करती थी कि विद्या जो है, विद्या का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम अब यहाँ पर वापस अपने सब्जेक्ट पर आते हैं कि मस्तिष्क की क्षमता जो होती है वो बहुत सीमित होती है, इसलिए हमें विचारों को और हमारे को इसको बहुत ज्यादा स्पेस देनी है। अब मैं अभिषेक जी से निवेदन करूंगा, एक नेक्स्ट स्लाइड दें प्लीज। अब हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो ब्रेन हमारा होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है कि ये बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है। अब आप ये कहें कि ये ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, इसको इसी तरह से ईश्वर ने बनाया है कि ये चंचल और अस्थिर होना चाहिए। क्योंकि इसको इसलिए चंचल और अस्थिर बनाया गया है कि हमारे को जो मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि हमें अपनी कल्याण, अपनी प्रगति के लिए मिली है। और प्रगति के लिए जब तक आप ज्ञान को चारों तरफ से नहीं बटोरेंगे तब तक आप इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो बेसिक गुण है चंचल और अस्थिर। अस्थिर इसलिए है कि कई जगह भागता है कि दुनिया सुबह से लेकर रात तक वो कई चीजें देखता रहता है, देश को उसको अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट करने के बाद में उसका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद में रिजल्ट निकालने की कोशिश करता है। तो इसका काम है पूरे समय चलते रहना और पूरे चारों तरफ से अपनी चीजों को ग्रहण करना। तो इस कारण से इसको बहुत चंचल गुण के बीच में से ही एक रास्ता निकालना है। मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी नेक्स्ट फाइल प्लीज। एक लंबा विषय है कि सजगता क्या होती है। सजगता एक बहुत लंबा विषय है, क्योंकि अगर उसकी बात हम करेंगे तो ब्रह्म से लेकर जीवात्मा और जीवात्मा से चेतना और चेतना की बात से सजगता। तो अभी हम ये मान के चलें कि हम सजग हैं और हमारी जीवात्मा का जो रूप हमें नजर आ रहा है, जो नाम हमें नजर आ रहा है, जैसे अशोक सिंह, और इसका जो आपको रूप नजर आ रहा है, ये मेरी जीवात्मा की सजगता है। तो अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस हमारा जो बेसिक डिजाइन है माइंड का, उस वजह से ये बहुत ज्यादा अलग अलग स्थानों पे कटा बटा रहता है। कटा बटा रहने का मतलब ये है कि अगर कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 35 लोगों से 35 स्थानों से लेकर और ये लगभग 80 स्थानों पर एक समय में रहता है। जैसे कि आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस उद्बोधन को सुना जाए, आज की हम क्लास अटेंड करें, जो भी बात कही जा रही है उसको हम नोट करें। लेकिन यहाँ पर आप ये बात को समझ लें कि आप इस समय भी लगभग 35 से 80 स्थानों पर कटे बटे हुए हैं और आपको कुछ का पता चल रहा है और कुछ का आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपकी अवेयरनेस इस टाइम में बटी हुई है और विचारों का चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से हमला हो रहा है। तो विचार को हमें समझना पड़ेगा कि विचार क्या है। विचार हम लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह का पूरा क्रम हमारा चलता रहता है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि जो हमारा थॉट है या जो विचार है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को आप लोग समझें कि ये तो इनका स्थान है और ये तो आना जाना रखेंगे, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे रोकेंगे, कहाँ पे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। विचारों में एक चीज और आप लोग मान के रखिए, विचारों का एक बड़ी मतलब गुण है, और गुण क्या है कि वो हम लोगों को भी अपनी लाइफ में भी कई बार जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बात है कि ये अपने सजाती है, सजाती मतलब जो इसकी फैमिली है इसको बहुत जल्दी बुला लेते हैं। जैसे कि आप अभी इस टाइम बैठकर कोई भी एक विचार करें, उस विचार करने के बाद में आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि उससे मिलते जुलते 8-10 विचार और आ गए आपके। जैसे आप किसी के बारे में सोचें कि वो अच्छा है, तो जैसे ही सोचेंगे अच्छा है तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां फटाफट आपके पूरे ब्रेन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आपने विचार को स्थान दिया और विचार अपने फैमिली, अपना कुनबा लेके
आपके बीच में आ गया और उसी से फिर आपकी अवेयरनेस को काट देता है और अवेयरनेस आपकी बट जाती है। तो अब हमें इसमें समझना पड़ेगा कि विचारों को हम किस तरह से काट सकते हैं। मैं अभिषेक जी से आपसे बोलूंगा इसी अगली साइड से अगली स्लाइड को पहले आप चला दें, फिर इस स्लाइड पे ये वाली स्लाइड। विचार का सबसे बड़ा जो स्वतंत्र अस्तित्व होने के बाद भी जो इसका आकर्षण है, जिसको जो कि हमें इसको रास्ता देता है कि ये हमारे भीतर प्रवेश करे, वो हमारा भाव होता है। इस बात को सब लोग समझ लें कि हम जिस भाव में होते हैं उसी भाव के विचार हमारे आसपास से आना शुरू हो जाते हैं और पूरी तरह से वो हमारे पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो भाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये भाव जो है ये आप सब लोग जानते हैं कि ये मस्तिष्क का यानी ब्रेन का विषय नहीं है, ये हमारे हार्ट का विषय है। एक बार अगली स्लाइड और चला दें, इससे अगली वाली। हाँ, तो अब हमारे को भाव को स्थापित करने के लिए मस्तिष्क को स्थिर करना है, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर आप जो स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक जगह हार्ट दिख रहा है और एक जगह, तो भाव हमारे हमेशा हृदय से उठेंगे, ये बात आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं कि तुम दिल से बोल रहे हो। जब हम किसी की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि हम तुम दिल से बोल रहे हो, या हम अपने जब भी कोई अच्छी बात करनी होती है तो अपने हार्ट पे हम हाथ रखते हैं और हम कहते हैं। तो हमें भी ये बात पता है कि भाव हमारे हार्ट से डेवलप होते हैं, वहीं से उद्भासित होते हैं, वहीं से निकलते हैं। एक बार इससे पहले वाली और पहले वाली स्लाइड्स अभिषेक सर, भाव से पहले वाली, हाँ नहीं इससे पहले वाली बैक, हाँ इसमें। तो अब विचार को हमें ये पता लग गया कि विचार के मूल में हमारा भाव होता है। तो भाव को अगर हम करेक्ट करना है तो हमें ये बात पता लगानी पड़ेगी कि ये भाव हमारे किस चीज से प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होने के लिए भाव में काल, देश, परिवेश, स्थिति और संस्कार, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे कि हमारे भाव बदलते रहते हैं, भाव प्रभावित होते रहते हैं। काल, जैसे आप लोग सब समझते हैं कि टाइम हमारा क्या चल रहा है, किस समय में है हम, दुनिया के किस हिस्से में है, समय के किस काल में है, वो सब चीजें हमारी इसको प्रभावित करती हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर हम भावनाओं की बात करें तो हम एक कोविड-19 के समय में है और कोविड-19 का समय हमारे को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, हमारे भावों को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो उसी से हमारे विचार भी उस तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। देश भी उसी तरह से है। जब हम जैसे अपने देश की बात करें तो जब हम देश के अंदर होते हैं, जैसे अभी चाइना का वार हुआ, चाइना से हमारी जब लड़ाई की कॉन्फ्रंटेशन हुई तो हमारे भाव हमारे मन में कई तरह के आ रहे थे। तो देश से भी प्रभावित है। परिवेश से मतलब होता है कि हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, क्या है। जैसे कि अभी हमारी सोसाइटीज में बैन लग गया था, पूरा बंद कर दी गई थी सोसाइटी, तो हमारे भाव अलग तरह के थे। तो आसपास के परिस्थितियां किस तरह से हो रही हैं वो है। स्थिति से मतलब होता है कि हमारी स्थिति कैसी है। कई बार हमारी स्थिति अच्छी होती है, कई बार हमारी स्थिति खराब होती है, कई बार हम फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हम प्रोफेशनली बहुत अच्छे होते हैं, कई बार हम लोग बहुत डाउन होते हैं। तो इससे भी हमारे भाव प्रभावित होते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे संस्कारों में क्या चीजें आई हुई हैं। संस्कार हमारे, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हमारे गहरे गहरे विश्वास जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जो हमारी अंतरात्मा में होते हैं, वो विश्वास हमारे संस्कार के रूप में उजागर होते हैं और वो संस्कार भी हमारे भावों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से अब हम ये जान लिया हमने कि हमारे जितने भी विचार हमारे भीतर आ रहे हैं वो हमारे भाव हैं। तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या समझ में आया कि हमें अपने भाव को अगर हम करेक्ट कर पाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ाइए अभिषेक जी। हाँ, अब इससे भी आगे चलिए एक बार। भाव को स्थापित करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये हमारी स्थिति है कि भाव को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को बैलेंस करना होगा। ब्रेन को बैलेंस करने के लिए अब विचार को लगातार आए जा रहे हैं, हम रोक ही नहीं पा रहे हैं उनको। हमने गार्ड साहब बिठा रखे हैं, लेकिन अभी बीच बीच में कई लोग भटक गए हैं। वो गार्ड साहब पता नहीं कहाँ चले गए, तो वो लोग विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। तो आप लोग सब जो भी हैं गार्ड साहब को बिठाइए और वापस आ जाइए, यहीं पे स्क्रीन पे अपना ध्यान दीजिए।
तो आप लोगों को यह आप पता लगेगा कि विचार जो है, विचारों को हमें कैसे रोकना है, क्योंकि विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लड़ाई हम बहुत ज्यादा कर नहीं सकते उनसे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक पावर है, तो पावर है तो वो हमारे पे अटैक करते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो काम करना है, विचार दर्शन। ये भारतीय अध्यात्म की बहुत खूबसूरत बात है कि ये किसी भी चीज से आपको लड़ने को नहीं कहती है, लड़ने के अलावा आपको कहती है कि आप उसके आदी कैसे हो जाएं, आप कैसे उसको अपने अभ्यास में ले आएं। तो सबसे पहले विचार दर्शन है ये। यहाँ पर आप एक बात मान के चलिए कि आपका अस्तित्व अलग है और आपका जो शरीर और आपका जो सिस्टम काम कर रहा है वो अलग है। तो अब विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए उनको, कुछ मत करिए, विचार दर्शन की, विचार दर्शन कीजिए। समय निकालिए थोड़ा सा, अगर 5-10 मिनट 15-20 मिनट अगर दिन में आप निकाल पाते हैं तो ये प्रक्रिया आप उसमें करेंगे तो आप धीरे धीरे मस्तिष्क को, अब हम ब्रेन को कंट्रोल करने की पोजीशन में जा रहे हैं। तो विचार आ रहा है, विचार दर्शन कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, आने दो भाई साहब, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, देखते रहिए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई साहब, हमारी आपकी कोई दोस्ती नहीं है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब आप अलग हैं अपने सिस्टम से, तो अब आप अपने सिस्टम से जब अलग हैं तो आप उन विचारों को सिर्फ देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, कुछ कुछ उसको उलझाइए मत। जो विचार आ रहा है उस विचार को सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। विचार दर्शन आपने कर लिया। कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे कि विचार यार बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं इनसे कुछ भी लड़ाई नहीं करता, मैं इनसे ना हेलो हाय करता हूँ, ना मैं इनको भगाता हूँ। तो ये विचार दर्शन करने के बाद में अब धीरे 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 एक प्रक्रिया शुरू करिए विचार सृजन की। मतलब कोई थॉट प्रोसेस है उसको ले आइए, थॉट प्रोसेस है उसको ले आइए, अपने कंट्रोल से लाइए। आप सोचना शुरू करिए, सब सोचना चाहिए, अपने व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू करिए, अपने फैमिली के बारे में सोचना शुरू करिए, अपने आसपास के वातावरण पे कोई देश का सब्जेक्ट ले लीजिए, कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको सोचना शुरू करिए। तो वो होता है विचार का सृजन करना। अब ये धीरे धीरे आप समझिए कि जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप अपने ब्रेन पे एक अपनी पकड़ बना रहे हैं। तो आपने विचार सृजन किया, और यहाँ पर अब सबसे मुश्किल काम आता है कि जब आपने एक बार विचार सृजन कर लिया तो विचार विसर्जन। विचार विसर्जन में एकदम ब्रेक लगाना है, ब्रेक एकदम लगाना है, जैसे कोई विचार करना है एकदम सोच के उसको खत्म कर देना। तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इतना रस लेने लगते हैं अपने विचार का जब सृजन करते हैं कि हमारे को विचार विसर्जन में बड़ा मोह हो जाता है अपने विचार से, और हम कहते हैं यार अभी अभी नहीं छोड़ते इसको, 5 मिनट और सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रक्रिया सीखनी है कि विचार का विसर्जन करना, विचार को छोड़ना है एकदम से। तो जैसे ही आप देखेंगे कि जब आप विचार सृजन करने में भी माहिर हो गए और विचार विसर्जन करने में, जब विचार विसर्जन करने में आप माहिर हो जाएंगे तो आपका कंट्रोल अपने एक ब्रेन पे, माइंड पे होने लगेगा। और यहीं से फिर आपका रास्ता जो है, कंफ्यूजन जो है, हम अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट पे ही बात कर रहे हैं कि जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को खत्म करने में हमें बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो अब यहाँ से मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ। अभिषेक जी अगली स्लाइड, उगते सूर्य का दर्शन। अब मैं आपको फिर बता दूं कि मैं कहीं भी धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य एक प्राकृतिक वस्तु है और हम भी प्राकृतिक हैं, तो इन दोनों का मेल करना है। अब आप ये सोचेंगे कि सूर्य कैसे इस सब काम के बीच में आ गया। सबसे पहली बात तो है, जब मैं उगते सूर्य की बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, 500 हैं इस टाइम, 500 इंटरनेट के भक्त हैं। और इंटरनेट के भक्त होने के कारण सबकी स्लीपिंग टाइम जो है 11 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक है। अब जो रात को 2 बजे सोया है उसको मैं बोलूंगा उगते सूर्य के दर्शन करने हैं, तो वहीं से हाथ जोड़ रहा होगा अभी, क्योंकि मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो उठ ही नहीं पाता, मुझे तो पता ही नहीं लगता कि सूर्य कब उगता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमें अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अब इसको मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। जो लोग सुबह उठ सकते हैं वो लोग अपनी छत पर जाएं, अपनी गैलरी में जाएं, नीचे सड़क पर जाएं, या पार्क में जा सकते हैं तो पार्क में चले जाएं। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य से हमें 2 तरह की एनर्जी मिलती है। सबसे पहले हमें एक तो एनर्जी मिल ही रही है, जो हमें सूर्य की जो ताकत है, जो वो हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरा उसकी जो हमें लाइट मिल रही है, जो प्रकाश है, प्रकाश भी हमारे को यहाँ पर बहुत मदद करता है चीजों को समझने के लिए। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं वो लोग उठ सकते हैं, जो लोग के लिए पॉसिबल है वो लोग इस काम को जरूर करें, सूर्य के दर्शन जरूर करें, और सूर्य के सामने खड़े होकर उसकी पूरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करें, पूरी शक्ति को महसूस करें कि वो सूर्य आपको पूरी शक्तियां लेकर, पूरा प्रकाश लेकर आपके भीतर प्रवेश कर गया है। आप
निश्चित रूप से ये जानिए कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो आपके भीतर हो रही है और आपकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है इससे। अब मैं चाहूंगा कि अगला स्लाइड दिखाएं। अब आपने, हालांकि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन जो मैंने चीज समझाई है अगर उतना करेंगे तो आपका मस्तिष्क नियंत्रण में आने लगेगा। अब आपने क्या किया है, विचारों को करना सीख लिया है, क्योंकि आप विचार का विसर्जन करना जानते हैं। विचार का जब विसर्जन करना जानते हैं तो जैसे ही आपने विचार को विसर्जित किया, आपके ब्रेन में बहुत सारी स्पेस आ गई और उस स्पेस को अब आप यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपने सूर्य से भी पूरी अपनी ऊर्जा को ले लिया है, उस एनर्जी को ले लिया है, उसके प्रकाश को आपने ग्रहण कर लिया है। तो आपका ब्रेन जो है, आपने श्वासों को भी नियंत्रित कर लिया है, तो आपके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, ब्रेन खाली है इस टाइम में, तो ये अब एडॉप्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं चाहूंगा कि अगली स्लाइड दिखाई जाए। अब हमें ये जानना है, अब हमें ये पता लग गया कि हमारे सामने बहुत सारी इच्छाएं थी और हमें सामने ये पता लग गया कि बहुत सारे विचार भी हम पर हमला कर रहे थे। हमें बहुत सारा बात ये भी पता लग गई कि हमारी किस तरह से ब्रेन की एनर्जी ड्रेन आउट हो रही थी। अब हमने उन सब को जब कंट्रोल में कर लिया है, तो अब हमारे लिए एक बहुत जरूरी काम है कि हम खुद को जान पाए। खुद को जान पाने के लिए दो भारतीय अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण दो विषय हैं। उन विषय को आप लोग आज समझने की कोशिश करें। हम लोग अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी और एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज के समाज में उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आप एक अच्छी पर्सनालिटी को लेकर अगर जाते हैं, आपके बोलने का, व्यवहार करने का, आपके दिखने का तरीका एक अच्छा तरीका है, तो आपका प्रभाव आता है। मैं कहीं भी उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को डिनाई नहीं करता, मैं एक बहुत अच्छी चीज और उसको स्थापित चीज मानता हूँ। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है कि अगर हम यहाँ पर पूरे 500 लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग ये जान लीजिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बड़ी चुनौती है इंडिविजुअलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जान लें कि हम लोग कितना भी अच्छा, कितना दिख लें, कितना भी हम लोग अच्छा व्यवहार कर लें, कितनी भी अच्छी भाषा बोल लें, लेकिन हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि जो हम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर मैं अगर अशोक सिंह हूँ तो मैं अशोक सिंह हूँ, मैं अभिषेक डे नहीं हो सकता, और अभिषेक डे जो है वो अभिषेक डे है, और अभिषेक डे अभिषेक सिंह नहीं हो सकते। तो ये बात हमारे को बहुत जानना जरूरी है कि हम इंडिविजुअली क्या हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, क्या चीज है। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम उन दो बातों को जानें, जो कि एक तो है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। यहाँ पर हमारा बहुत एक ईमानदार कोशिश करनी होती है हमें, लेकिन उससे पहले भी आप जान लीजिए, और आज एक बहुत बड़ा सूत्र आप लोगों को बहुत को पता भी होगा, लेकिन आप लोग जानने की कोशिश करिए और आप लोग समझिए कि हमारे जीवन में जो भी हमें कष्ट आते हैं, कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट, कहीं का भी कष्ट है, शारीरिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, कहीं का भी कष्ट है, सामाजिक है, राजनीतिक है, कोई भी कष्ट अगर आपको आता है तो उसके सिर्फ 3 बेसिस होते हैं। ये भारतीय अध्यात्म ने बड़े ही अच्छे से, हमारे ऋषियों ने बड़े अनुसंधान के बाद में हमें ये बताया है कि उसके तीन ही मूल कारण होते हैं। 3 कारण से चौथा कारण कोई होता नहीं है, और वो सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञान। मतलब किसी चीज की नॉलेज हमें नहीं है या नॉलेज हमें कम है, तो हमारे को जो कष्ट आएगा, जो हमें क्लेश आएगा, जो हमारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, वो हमारी आएगी अज्ञान के कारण। दूसरी हमारे को जो सबसे बड़ा कारण होता है वो अभाव के कारण होता है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास सब ज्ञान होता है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उन रिसोर्सेज को लेकर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को जब हम देखते हैं तो वो रिसोर्सेज हमें समझ में आती है। तो हो गया अज्ञान, दूसरा हो गया अभाव, और तीसरी चीज आती है अशक्ति। हमारे पास में ज्ञान भी है, हमारे पास में रिसोर्सेज भी है, लेकिन हमारी ताकत नहीं है, हमारे पास में शक्ति नहीं है कि हम उस काम को कर पाए। तो ये 3 है। या आप किसी भी कष्ट को जब भी आपके जीवन में हो रहा हो, इन 3 फार्मूला को आप सामने रखिए और इसमें से देखिए कि कौन सी चीज आपको यहाँ पर काम कर रही है, कौन सी चीज आपके लिए यहाँ पर तकलीफ दे रही है। तो आपको पता लगेगा और आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि इस चीज के अलावा आपको चौथा कारण कोई नजर नहीं आएगा। इन तीनों में से ही कोई सी चीज आपके सामने
खड़ी होगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। अब मैं यहाँ फिर आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं कोई किसी भी धर्म का मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय अध्यात्म में ऋषि मुनियों ने जो अनुसंधान किए हैं, उस अनुसंधान में इनके लिए जो शक्तियां हमें प्रदान की गई हैं, आप लोग अभी तक उनकी पूजा करते आए हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी शायद इस दृष्टि से देखा नहीं होगा कि अज्ञान को खत्म करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं। तो अज्ञान का अभाव जैसे ही हमें खत्म करना है, तो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो सरस्वती की पूजा हम लोग करते हैं। और इसी तरह से जब हम अभाव की बात करते हैं, जब हमारे पास में रिसोर्सेज की बात होती है, तो माँ लक्ष्मी को हम लोग पूजा करते हैं। और इसी तरह जब हमें शक्ति चाहिए होती है, तो हम माँ दुर्गा या काली की हम पूजा करते हैं। तो ये तीनों देवियां जो हमारे बीच में, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी आध्यात्मिक बात ही कर रहा हूँ कि जब ये तीनों देवियां को पूजने की बात की जाती है, तो हमारे इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन देवियों का सहारा लिया जाता है। और ऋषियों ने इनकी उत्पत्ति, इनका डिजाइन इसीलिए किया गया कि ये हमारे अभाव को, अज्ञान को और हमारी अशक्ति को ये खत्म करें। तो अब हमारे को धीरे धीरे इसमें ये जानना है, तो इसमें बहुत ईमानदार रहना है। जब हम अपनी स्ट्रेंथ की बात करें, बहुत ईमानदारी से अपनी स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट करें। और जब हम अपनी कमजोरियों की बात करें, हम अपनी वीकनेसेस की बात करें, तो बहुत अब हम इसको बहुत ही ईमानदारी से इसको करने की कोशिश करें, तभी हम कोई आत्म उत्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो आप लोगों को अब अगला स्टेप जो समझ में आ गया कि आप लोगों को अब पहले अपने आप को जानना है। अब अपने आप को जानने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने आप का एनालिसिस करें। अपने आप का एनालिसिस करेंगे और अगर ईमानदार कोशिश करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आपकी वीकनेस है। ये बहुत जरूरी है इस बात को करने के लिए कि अब आप आगे जा रहे हैं कि लक्ष्य को, आपने कंफ्यूज माइंड को खत्म करके अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे सेलेक्ट करना है। तो वहां पे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ पता नहीं होगी, तो आप जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे उसमें आप फेल हो सकते हैं। तो अब उन ऑब्जेक्टिव और उसको करने के लिए अब हम अगला करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लक्ष्य को पहचानो। अब लक्ष्य को पहचानने के लिए हम पीछे समझते हुए आए कि दुनिया भर के विचार हमारे पे अटैक कर रखे हैं, और हमारे को ये भी पता है कि हमारी इच्छाएं इतनी सारी इच्छाएं हैं कि अब हम लक्ष्य को कैसे अपने पहचान पाए। सबसे पहली बात देखिए, अपने जीवन में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप लोग सब लोग अपने कागज पेन पे जो लोग भी हैं लिख लें कि अपना क्लियरिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग स्पष्ट नहीं हैं, तो आप लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जो अगले 3 दिनों में आप लोगों की कंप्लीट होगी। लेकिन उस एक्सरसाइज को मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि अगर 500 लोग हैं और जो लोग भी और इसके अलावा भी सुन रहे हैं, वो सभी इस एक्सरसाइज को जरूर करें, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला, अगर आज 12 बजे ये क्लास खत्म होने वाली है, तो आप ये मान के चलें कि कल 12 बजे तक, मतलब संडे के 12 बजे तक आपने अपनी इच्छाओं का पूरा मनन कीजिए कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं। और कल 12 बजे कॉपी पेन उठाइए और उन सारी इच्छाओं को बड़ी ईमानदारी से लिखना शुरू करिए। पूरी कुछ भी है उसमें आप बिल्कुल भी मत शर्माइए कि ये इच्छा मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। जो इच्छा आपके भीतर है, वो इच्छाओं को आप लिखना शुरू करिए। मेरे हिसाब से 2 से 3 पेज आपके पूरे भर जाएंगे। कल आपने 2 पेज पूरे भरने हैं, अपनी कोई भी इच्छा को छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। अब स्टेप नंबर इसमें 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 आएगा जहां पे कि आप अपनी इच्छाओं को सोमवार 12 बजे तक फिर मनन करेंगे, और इस बार जो इच्छाएं आप लिखेंगे, तो अब आपको इसमें लगभग आधा पेज लिखना है। कहाँ आपने 2 से 3 पेज लिखे हैं, अब आधा पेज लिखना है। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को पहचान गए हैं, जहाँ पे आपने सारा विश्लेषण कर लिया है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में क्या क्या पावर है। ये तीनों चीजें आपने पता कर ली हैं। अब उस हिसाब से आप अपनी इच्छाओं को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू करिए। तो अब इसको आपने आधे पेज में लिखना है। मतलब संडे 12 बजे आपने लिख लिया, और संडे 12 बजे से लेके अगले दिन मंडे 12 बजे तक फिर सोचना है आपने, और आपने अपनी इच्छाओं को आधे पेज में लिखना है मंडे को। ठीक है, आपके 2 दिन की एक्सरसाइज हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज शुरू हो रही है कि यहाँ से अब आपने और शॉर्ट लिस्ट करना है, और शॉर्ट लिस्ट करना है। और मंगलवार को 12 बजे
आपने अपनी इच्छाओं को सिर्फ 3 लाइन में लिखना है। आपने 3 पेज से 3 लाइन में आना है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग करते टाइम आपको ध्यान रखिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी नॉलेज पता है और आपको अपनी पावर पता है। तीनों चीजें आपको पता है। उस हिसाब से आप अपनी इच्छाओं को शॉर्ट लिस्ट करिए, शॉर्ट लिस्ट करिए, शॉर्ट लिस्ट करिए और 3 लाइन में ले आइए। जब आप 3 लाइन में ले आएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही प्रिसाइज और दुनिया भर की इच्छाएं आपकी खत्म हो गई हैं, जैसे आपने टी शर्ट लेते टाइम खत्म किया था। तो अब आपके सामने आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हुआ है। ये भी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अभी इतना काम आप करेंगे तो आपका कंफ्यूजन काफी हद तक कम होके लगभग खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। खत्म होने की स्थिति में इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एक लंबी प्रक्रिया से फिर गुजरना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए। लेकिन आप लोग इतना काम कर लें तो आपका काम यहाँ पे थोड़ा सा आसान होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लक्ष्य की अवधारणा, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है लक्ष्य का। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को देख लिया है, आपने अपनी नॉलेज को देख लिया है, आपने अपने रिसोर्सेज को देख लिया है। अब आपको इतना भी पता लग गया है कि अब मेरी इच्छाएं एक्चुअल में वास्तव में हैं क्या मैं करना चाहता हूँ। क्या मैं फॉरेन जाके कोई काम करना चाहता हूँ, मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मतलब ये भी आपको पता लग जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आपको लक्ष्य को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। अब लक्ष्य को मैनिफेस्ट करने के लिए आप फिर ध्यान रखिए कि आपको तीनों चीजें पता है। आपको अपना नॉलेज पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी पावर पता है, आपको रिसोर्सेज अपने पता है। तो ये तीनों चीजें जब आपको पता है तो उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी करना। जब आपको पता है कि मुझे अब करना क्या है, जब मुझे आपको ये पता हो गया करना क्या है, तो क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर आप चले जाएंगे। तो वहां पर आपको नॉलेज सबसे पहले काम आएगी। वहां पर अपने नॉलेज को आप यूज करिए और आप देखिए कि आपकी इच्छा के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनको नौकरी करना पड़ती है, परिस्थितियां नहीं होती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर कोशिश, जो हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, उस प्रोसीजर में यहाँ पर आपको पता लग चुका है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपके पीछे पैशन, क्या चीज आपकी पैशन बनने वाली है। उस चीज को लेकर आप अपने लक्ष्य को, अपने नॉलेज को यूज करिए। नॉलेज को यूज करने के बाद में आप उसमें देखिए कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसके लिए क्या आपको रिसोर्सेज हैं, क्या आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड हैं, क्या आपके आसपास के हैं, क्या रिसोर्सेज। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, रिसोर्सेज बहुत होते हैं, बहुत लोग होते हैं रिसोर्सेज जो कि रिसोर्सेज लेके बैठे होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। कई लोगों की आप सिर्फ वो कह दें कि हाँ बेटा ये काम करो, आप तब भी बहुत बड़ा रिसोर्स है वो आपको। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अपने कॉन्टेक्ट से आपकी मदद कर देंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी नॉलेज है उससे मदद कर देंगे, कोई लोग जिनका एक्सपीरियंस है उससे आपकी मदद कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं और इस रिसोर्सेज के बाद में आपकी अपनी पावर कितनी है, आप कितना इस काम को कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपको एक पता लगेगा कि अब जो मैं ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिसका मैं अवतरण कर रहा हूँ, जिसकी मैं अवधारणा कर रहा हूँ, जिसको कि मैं अब अपने सामने लाना चाह रहा हूँ, वो अब हमारे सामने आ गया है। और उस आने के बाद में अब हमको ये पता है कि अब हमारा रोड कहाँ पे जाएगा। तो अब आप ध्यान करिए कि हमारा सब्जेक्ट, अभी भी हम उसी सब्जेक्ट पे हैं कि कंफ्यूज माइंड, और कंफ्यूज माइंड को हम धीरे धीरे कर हम एक रास्ते पर ले आए। तो अब हमारे को हमारा लक्ष्य लगभग पता है। लगभग पर इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इतनी आसानी से जल्दी से नहीं हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने प्रोसेस के बारे में बात करें तो अब हमें लक्ष्य अपना पता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 2 शब्द बड़े ही अच्छे शब्द हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, बहुत ही प्रभावशाली शब्द हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। अब इसको आप सबसे पहले उत्साह को समझने की कोशिश करते हैं। उत्साह मतलब क्या है कि हमने एक प्रोसेस के अंदर आकर अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट किया है। हमने वैसे ही किसी सब्जेक्ट को नहीं उठा लिया है, ऑब्जेक्टिव को नहीं उठा लिया है, हमने उसको सेलेक्ट किया है। उस सिलेक्शन में हम अगर देखें पीछे के प्रोसेस के, तो हमने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उस
लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है। जब हमने उस लक्ष्य को निर्धारित किया है तो अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी जो सारी क्षमताएं हैं, जो हमारी सब है शक्तियां हैं, वो सब एक जगह एकत्रित होकर हमारे उस ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ चली हैं। तो जब ये बढ़े चलेंगी तो सारी क्षमताएं जब आपके ऑब्जेक्टिव की सेवा में उपस्थित हो जाएंगी तो आप मान लीजिए कि आपके भीतर एक ऐसा उत्साह होगा। कई बार आप लोगों ने महसूस किया है कि जब आप कोई अपना मनचाहा काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत उत्साह होता है अपने अंदर। जैसे सपोज करिए कि बचपन में पिकनिक जाते थे, हमारा मन होता था पिकनिक जाए, बड़ा उत्साह, सुबह से ही हमारा बड़ा उत्साह काम करने लगता था और हम लोग बड़ी खुशी तैयार होते थे और बड़ी खुशी स्कूल पहुंच जाते थे और बड़ी खुशी बस में बैठकर हम आगे की ओर जाते थे, दिन भर खेलते थे। तो कहीं भी हमारे उत्साह में कमी नहीं होती थी। तो इसलिए अब हमारे को समझना है कि हमारे अब मन के माफिक काम होने वाला है, तो हमारे उत्साह में कमी नहीं है और हमारी जितनी भी शारीरिक मानसिक क्षमताएं हैं वो सब हमारी उस ऑब्जेक्टिव की सेवा में उपस्थित है। और इसके साथ ही दूसरा शब्द है उमंग। उमंग जो है ये आपका एक प्रतिरोधक क्षमता हमारे भीतर जाग जाती है जब उत्साह होता है और उमंग भी साथ में होता है। उमंग जब साथ में होता है तो ये इतनी बड़ी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग झेल जाते हैं, उस प्रॉब्लम को हम लोग अलग हटा देते हैं। अब उमंग कैसे काम करती है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जब हम डीजे पर किसी भांगड़े पे या डांस कर रहे होते हैं और उस टाइम में कोई भी हमें बात होता है, लेकिन हमारे भीतर इतनी उमंग होती है कि हम उन सब चीजों को, कौन आया कौन गया, खाना शुरू हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं और अपनी उमंग में हम लोग मस्ती में काम करने लगते हैं। तो उमंग, उत्साह के साथ में उमंग का होना बहुत जरूरी है और ये जब भी संभव है जबकि हमने पीछे पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करके, पूरे प्रोसेस को यूज करके हमने अपने ऑब्जेक्टिव को चुना है। तो उत्साह और उमंग के साथ में आपको कभी भी कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। आप अच्छी छोटी, जितनी भी आपके अवरोध बीच में आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, उसको आप झेल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर फिर मैं आपसे कहूंगा कि मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर भगवत गीता को बीच में लाना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है और वो एक हमारी लाइफ साइंस है, हमारे जीवन को जीने की एक कला है, उसका पूरा साइंस उसके अंदर बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यूज करूंगा। और ये दो शब्द जो है अभ्यास और वैराग्य, पूरी गीता इसी पर टिकी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा को हम लोग यहाँ पर लाते हैं रेफरेंस के तौर पे और हम फिर अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं और ये सब्जेक्ट है अभ्यास और वैराग्य, आवर्ती और निवृत्ति। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस, जिसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा है अभ्यास है कि जो भी हमने प्रोसेस अपने ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए कर लिया है उसकी लगातार हम प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, ताकि हम परफेक्शन की तरफ चले जाएं। तो ये हमें गीता सिखाती है कि अभ्यास हमारे जीवन में, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारी सामाजिक हो, व्यवहारिक लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो, उसमें अभ्यास 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 बहुत जरूरी एक शब्द है। और इस अभ्यास को आप लोग सब लोग अपने जीवन में लगातार करने की कोशिश करें, ताकि तभी आप किसी चीज को परफेक्ट बना पाएंगे और परफेक्शन की तरफ जा पाएंगे। और दूसरी चीज है वैराग्य। वैराग्य सुनने में बड़ा ही एक अजीब सा शब्द लगता है और ऐसा लगता है कि हम तो एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं और सामाजिक जीवन में वैराग्य का क्या काम। वैराग्य तो साधु सन्यासियों के मतलब का विषय है, इसको हम क्यों करें। लेकिन वैराग्य को अगर इंग्लिश में आपको समझाऊं तो आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगा, एब्सोल्यूट फोकस। वैराग्य का मतलब होता है कि जब आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है तो अब आप वैराग्य को प्राप्त हो जाएं। वैराग्य को प्राप्त होने का मतलब यह है कि लक्ष्य और आपके बीच में अब कोई भी नहीं है, दूसरी कोई भी बाधा नहीं है, आप इधर उधर के किसी भी वातावरण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तो अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी पूरी क्षमताओं को, अपने पूरे आपे को आपको सौंप देना है उस ऑब्जेक्टिव को। और उस ऑब्जेक्टिव को जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या आप नॉर्मल भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको वैराग्य होना बहुत जरूरी है। वैराग्य का मतलब ऐसा होता है कि जब आप काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बहुत छोटी भाषा में बात करूं तो व्हाट्सएप भी ऑफ है और आपकी सारी चीजें ऑफ है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। और इसीलिए तो अभ्यास और वैराग्य भगवत गीता का पूरा आधार है और इसी आधार को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लक्ष्य की प्राप्ति, सबको लग रहा होगा बड़ी अच्छी बात है, 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया और लक्ष्य की प्राप्ति भी हमें हो गई।
और लक्ष्य की प्राप्ति अगर हमें हो गई तो फिर हमारे पास बचा ही गया। तो लक्ष्य की प्राप्ति एक बहुत बड़ा गहन विषय है। इसको हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि लक्ष्य की प्राप्ति हमारे को इस तरह से प्रोसेस हमने कर लिया, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति से पहले का जो स्टेप है कि आपने जिस हिसाब से तैयारी की है, आपने जिस हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को चुना है, जो उसका रोड मैप बनाया है, जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, जो भी चीज आपने उसके लिए की है, उसको अगर आप पूरे ढंग से चला पा रहे हैं, मतलब अनुकूल परिस्थितियों में वो चल रही है, अनुकूल स्थिति में चल रही है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही चल रही है, तो आप मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव आपने अचीव कर लिया, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। परिणाम उसका कुछ भी आया, परिणाम हो सकता है आप सफल भी हो जाएं, हो सकता है आप असफल भी हो जाएं। इसमें दोनों ही चीजें आपके लिए पूरी तरह से 50-50% पे काम करती हैं, लेकिन आप इस बात की आपको संतुष्टि रहेगी कि जो मैंने रोड मैप बनाया था, जो मैंने ऑब्जेक्टिव चुना था, वो ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, वो मेरा रोड मैप गलत नहीं है और मैं पूरी तरह से उस पर काम कर रहा हूँ। तो इस चीज को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो भी आपने प्रोसेस अपनाया था, वो प्रोसेस आपने पूरा कर किया और आपके भीतर एक बहुत गहन संतोष, एक आपके भीतर सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपने इस काम को किया। तो आप अब देख लीजिए कि एक प्रोसेस से जहां कंफ्यूज माइंड की हमने अपने काम को बात को शुरू किया था और लक्ष्य तक पहुंचने का, हालांकि ये 1 घंटे में समझने वाला विषय नहीं है, इसमें कई वर्कशॉप पूरे दिन की होती हैं जिसको कि हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि एक हमने एक बेसिक ज्ञान हम लोगों ने बिल्कुल धरातल पर इस बात को समझने की कोशिश की कि कंफ्यूज माइंड क्यों होता है और कैसे हम इस कंफ्यूज माइंड से एक क्लियर माइंड की तरफ हम जा सकते हैं। और उस क्लियर माइंड की जाने के लिए आप लोगों को एक प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी जितना भी आप समझ पाए हैं उससे भी आप एक इसमें से काफी कुछ चीजें निकाल पाएंगे। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। एक गार्ड की नियुक्ति जरूर करनी है आपको। अभी गार्ड साहब चले जाएंगे, आप लोग जैसे ये बंद करेंगे, वो गार्ड साहब को जब भी आपने काम करना है गार्ड साहब को बुला लीजिए आप और गार्ड साहब को बिठाइए। गार्ड साहब अपनी ड्यूटी करेंगे और उनको जरा जब वो गड़बड़ करें तो उनको डांट भी कर लगाइए, तो इस तरह से अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और क्यों विचारों को आने देते हैं। तो एक तो ये करना है और आपने जो 3 दिन की प्रक्रिया करनी है इसको जरूर करें। कल तक आप वो 3 पेज तक में अपनी इच्छाएं लिखें, फिर आप उसको आधे पेज पे ले आएं और फिर 3 लाइन पे। जब इन 3 लाइनों पे ले आएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी। और मुझे लगता है कि आज के लिए प्रारंभिक रूप से इतना ही बात मुझे बतानी थी आपको। और अभिषेक सर, समय कितना हो गया मुझे समय नहीं पता लग रहा है यहाँ पर। जी, अभी 5 मिनट हैं 12 बजने में सर। 12 बजने में 5 मिनट हैं जी। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी से अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जी मेरी तरफ से लगभग समाप्ति भी है। जी, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं ये स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना। दोस्तों, अशोक जी ने काफी महत्वपूर्ण चीजें हमसे आज शेयर की। आपको कैसा लगा? कुछ अगर आपके पास प्रश्न है तो जरूर पूछे। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मैंने नोट किया है अपने कागज में, वो 2 चीजें नोट की हैं। एक है विचारों का दर्शन, विचारों का सर्जन और विचारों का विसर्जन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग एंड अनलर्निंग प्रोसेस। दूसरा जो अशोक जी से मैंने आज सीखा, स्वयं को जानो, क्योंकि कोई भी विचार, कोई भी लड़ाई, कोई भी चीजें हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम अपनी बारे में ठीक से ना जाने। हमारी विशेषताएं क्या हैं, हम लोग की कमजोरियां क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, जब तक हम इस प्रश्नों का उत्तर ना दे सकें तब तक हमें किसी भी चीजों को, विचारों को, बहस को, लड़ाई को, खेल को जीतना बहुत ही मुश्किल और असंभव सा प्रतीत होता है। तीसरा जो मैंने आज का नोट किया है वो है लक्ष्य को पहचानो। बिना लक्ष्य के हम सब दिशाहीन हैं। आपकी उम्र में खासकर, आप लोग अभी बहुत ही छोटे हैं, शायद कॉलेजेस में हैं, कुछ लोग शायद 12वीं कर रहे होंगे या अभी ग्रेजुएशन के कगार पे होंगे करने के। अगर आपके पास लक्ष्य ना हो तो जीवन आपका बेकार है। बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के, दीपक जी हम आपके पास आ रहे हैं जरूर, मैंने देख लिया आपको हाथ उठाते हुए। बिना लक्ष्य के
हम कुछ भी कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे हम में से कोई कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, या हम में से कोई कितना भी बड़ा निर्धन क्यों ना हो। हर एक को एक लक्ष्य चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के बिना हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा 3 टेक अवे जिसे कहते हैं, जो सीख मैंने आज की क्लास से ली। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कुछ ना कुछ सीख ज़रूर ली होगी आज के इस क्लास से। और अगर आप लोग को कुछ प्रश्न हैं, जो समझना चाहते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें बोलने में और सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो अगर कुछ आप जानना चाहते हैं कि उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग लागू कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, तो ज़रूर चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए। चैट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है, और उसको यूज़ करते हुए अपने प्रश्न यहाँ पे ज़रूर कीजिए। एडमिन, अगर हम दीपक शर्मा जी को अनम्यूट कर सकें, या अगर अनुमति हो तो मैं अनम्यूट कर सकूं उनको। दीपक जी, आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन है। जी दीपक जी, आप हाथ उठाए थे, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्ते सर। और आज का जो सेशन रहा वो काफी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी ट्रेनर का ट्रेनिंग मैंने लिया है, बट आज का जो ट्रेनिंग हुआ वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हुआ, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आती थी, तो वो मैक्सिमम 99% क्वेश्चन हमारा आज क्लियर हो गया इस सेशन के दौरान। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो गोल है, हमारे जो लक्ष्य हैं, हम उसे अचीव करना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम एक वे भी बनाते हैं कि हमें इस रास्ते से चलना है। जैसे कि मुझे सुबह उठना है, सूर्य को देखना है, एक्सरसाइज करना है, एक मैंने ये रास्ता बनाया, बट पता नहीं क्या ऐसा होता है जो कि हम उस वे पे नहीं चल पाते हैं, मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी। तो ये मेरे मन में एक क्वेश्चन। दीपक जी, मैं आपको इसमें बता दूं कि ये भाव हमारे मन में जिस दिन आ जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं या मैं कहूं अपने आप को कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं, अगर मैं ऐसा कहता हूं, मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत रुकता ही नहीं है। जिस टाइम गुस्सा आता है तो मैं तो फिर आपस में नहीं रहता अपना। तो हमें भगवत गीता में ये बताया गया है कि जिस समय आप इस तरह की कोई भी भाव को अपने भीतर ले आते हैं तो आप में सुधरने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि आपने जैसे ही मान लिया कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, तो जो भी आपके अंदर करेक्शन की जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस को भी पता लग जाता है कि भाई आप नहीं, मतलब इसका तो गुस्सा आएगा ही आएगा, तो वो वहां से सुधरने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो आप इस बात को मान के चले कि जो हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा पालतू एक तरह से पेट है, मतलब पालतू पशु है, जिसको हम जैसा बनाते हैं वो वैसा ही बनता है। तो आप सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, और आप नहीं उठ पाते हैं। और अब आप क्या करते हैं कि जब आप कहते हैं यार मैं उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं तो सोचता तो रहता हूँ, रोज रात को मैंने सोचा था, मैंने परसों भी सोचा था, मैंने मम्मी को भी बोला कि मेरे को सुबह उठा दिया करो, मम्मी भी मेरी नहीं उठाती। अब ये क्या है कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। मतलब जहां पे हमने बात की थी कि स्वयं को जाने, वहां पे आप ये वीकनेस है कि आपको जब भी कोई चीज होती है तो आप बायस हो जाते हैं, बायस होके आप है ना उसकी एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उस एक्सक्यूज को ढूंढना खत्म करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 4 बजे उठ के ही बाहर निकल जाते हैं, वो लोग भी तो हमारे बीच के लोग हैं। तो जब वो लोग उठ सकते हैं तो हम भी उठ सकते हैं। तो अपने भीतर से एक्सक्यूज करने को, अपने अपने आप को बचाने की जो आप कोशिश करते हैं, उसको खत्म करना होगा। वहीं मैंने इसलिए कहा था कि बहुत ईमानदारी से अपनी वीकनेसेस को आपने बताना है। जैसे कि मैं बताऊं कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे एक दिल्ली में क्लास होती थी, सुबह 6:30 बजे 7 बजे शुरू हो जाती थी। अब मैं हरियाणा से 1.5 घंटा मुझे लगता था। तो मैं जब पहले दिन उठा तो मैंने बड़ा तारीफ का काम सोचा, मैं 7 बजे दिल्ली जाके मैं क्लास अटेंड करूंगा। जब मैं बड़ी मुश्किल में उठा, तैयार होकर मैं बस स्टैंड में पहुंचा, तो वहां देखा तो लोग बिल्कुल तैयार वहां पे खड़े हुए थे, और उनके हाथ में टिफिन था जिसमें से भाप निकल रही थी। मतलब उनके घर में खाना भी बना हुआ था सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जिसको कि मैं बड़ा काम सोच रहा था कि मैं उठ के पहुंच गया। तो लोग बहुत काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए अपने आप को एक्सक्यूज करना देना बंद करें, एक्सक्यूजन बंद कर दें। बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को, इसको कि अगर मैं देशी भाषा में बोलूं, आड़े हाथ लेना शुरू करो। आप अपने आप को आड़े हाथ लो। नहीं उठेगा, इसकी हिम्मत कैसे होगी कि सुबह 5 बजे नहीं उठेगा? आप बोल के देखो, आप 5 बजे उठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? धन्यवाद सर। कोई और प्रश्न किसी को? विश्वजीत साहू, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। जिस भी दोस्त को क्वेश्चन है, हम सबको तो अनम्यूट नहीं कर सकते,
हेलो सर, नमस्ते। एक सेकंड विश्वजीत, आप चैट का यूज इस्तेमाल कीजिए और अपने प्रश्न वहां पे लिखिए। हम जितना संभव होगा क्वेश्चन लेंगे। सारे क्वेश्चन लेना हमारे लिए भी संभव नहीं है, ठीक लेकिन है 4-5 क्वेश्चन लेना है। विश्वजीत, आप बताइए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर, मैं पहले तो नमस्ते सर, मॉड्यूल नंबर 1। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो 3 दिन का लक्ष्य उसको कैसे तो हम लक्ष्य को लिखने के बाद उसको शॉर्ट लिस्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपके पास में 3 चीजें हैं। मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। अब जैसा कि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, अब मैं लक्ष्य ले लूँ कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो मैं कैसे बनूंगा? मेरे को नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। तो आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को चेक करना है, फिर आपको अपने रिसोर्सेज देखना है और फिर अपनी पर्सनल शक्ति भी देखनी है आपको। अब ये चीजों में बहुत सारी परिस्थितियां आपकी बहुत सारी काम करेंगी। आपकी फाइनेंशियल जब आप देखने जाएंगे तो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, आपका मजबूरियां क्या है, आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप शक्ति की बात करेंगे, शक्ति में भी इसी तरह से काम होगा। नॉलेज की बात करेंगे तो मैं सबको सभी चीज का नॉलेज नहीं हो सकता है, ये बात हमें जाननी है। तो हमें इन तीनों चीजों को जब देखेंगे तो इसके बाद में हमें आसान हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास में कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी नहीं है हमारे पास में, और हम सोचे कि भाई अब इस बार हम यूरोप टूर पे जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव गलत हो गया ना, हमारी इच्छा गलत हो गई ना। इसलिए शॉर्ट लिस्ट करने में हमें ये तीनों चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको इजी होता जाएगा। मेरे ख्याल से अब हम प्रश्न यहीं पे खत्म करते हैं। कमल सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या हम इसको वाइंड ऑफ करें, या आप हमारे दोस्तों से कुछ बात करना चाहेंगे? अभिषेक सर। जी, थैंक यू अभिषेक सर। जी। सबसे पहले मैं पूरे APLL के परिवार की ओर से अशोक सर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अपने जो अनुभव है आपके इतने सालों के, और जिस तरह के भारतीय विजडम, भारतीय जो सोच परंपरा है, उसको आपने आज हमारे युवाओं तक रखा। क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाना हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जहाँ पर हम अपनी जड़ों से पुनः एक बार जुड़ पाएं। तो जितना भी हम आपका आभार व्यक्त करें पूरे परिवार की ओर से, उतना ही कम होगा, क्योंकि आपने अपने बेशकीमती समय में से इतना कीमती समय हमारे भारत के पूरे विद्यार्थियों के लिए दिया और अपने ज्ञान से, प्रकाश से उनको इनलाइटन किया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर कि आपने बहुत ही सरल प्रक्रिया से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आज हमारे युवाओं को दिखाया है। यानी कि बहुत ही सरल तरीके से, मतलब अगर हम बात करें कि 1 घंटा जब हम बोलते हैं 60 मिनट की हम बात करते हैं, तो वो 60 मिनट ऐसा लगा कि आप बोलते ही चले जाएं। जिस तरह से एक नदी का प्रवाह आगे बढ़ता ही जाता है, हमें लगा कि ये बढ़ता ही चला जाए और एक सागर में तब्दील हो जाए। लेकिन सिर्फ एक ही बात की कमी रही कि आज उतना समय नहीं था हमारे पास। लेकिन फिर भी हमारे जितने भी विद्यार्थी भारत के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े, निश्चित ही उन्होंने अपने जीवन में आज एक नई चीज का समावेश किया होगा। और सभी विद्यार्थियों को मैं पूरे परिवार की ओर से, APLL की संस्था की ओर से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो कुछ आज बताया गया है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन के अंदर बड़े रचनात्मक परिवर्तन लेकर आ सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है, आपके जीवन को बेहतर कर सकती है, भारतवर्ष को बेहतर कर सकती है। कुछ ऐसी बारीक चीजें अशोक सर के द्वारा आज हम लोग को बताई गई। हम एक बार पुनः आपका सर आभार व्यक्त करते हैं, अभिषेक सर आपका आभार व्यक्त करते हैं, और जितने भी लोग भारत के अलग अलग कोने से, हमारे विद्यार्थी, हमारे व्यापारिक पार्टनर, भारत के हर कोने से जो यहाँ पर जुड़े हैं, सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और अपने लाइक्स, कमेंट या अपना कोई भी फीडबैक देने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर जाएं, ताकि हमें भी पता चले कि आज का सेशन कितना लाभदायक आप लोगों के लिए रहा। और यही फीडबैक और आपके विचार और आपका जो भी आपके मन के अंदर भाव उत्पन्न हुए हैं इस सेशन को लेकर, उन भाव को हमारे साथ साझा करें, ताकि हम अशोक सर को आने वाले समय में पुनः इस तरह के प्लेटफॉर्म और युवाओं से जोड़ पाएं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अशोक सर और पूरी टीम को कि इस प्रयोजन को सफल रूप से हम लोग आयोजित कर सके। और इसी तरह से हर शनिवार को हम अपने युवाओं को, भारतीय युवाओं को, हर धर्म के व्यक्ति को जागरूक बना पाएंगे, ताकि हमारा भारत देश आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। मैं भी धन्यवाद करता हूँ, सभी को धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।
Dear team, kindly wind up the session.